अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हमारे पास होता क्या है? प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई है, उसे हमने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। अब ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है या ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, ठीक है, इनटू क्लासेस और ग्रुप। यानी कि हमने उन्हें क्या करना है, जो हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन पड़ी हैं या ऑब्जेक्ट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, उन्हें हमने क्या कर देना है? हमने उन्हें डिवाइड कर देना है इनटू क्लासेस और ग्रुप्स के अंदर। तो ये क्लासेस और ग्रुप्स किस तरह के हमारे पास होने चाहिए कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है या जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो हमारे पास इन द सेम क्लास और ग्रुप के अंदर पड़ा होगा, वो सिमिलर हो। और हमारे पास दूसरी इसमें क्या है कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ईच क्लास के अंदर जो हमारे पास पड़े हुए हैं वो हमारे पास डिसिमिलर होने चाहिए ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास दूसरी क्लास के अंदर पड़ी हुई है। इसका मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। देखें, अगर हमारे पास यहाँ पर क्या कहा जाता है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर क्या दी गई है, हाइट ऑफ द स्टूडेंट। तो वो हमारे पास हाइट को छोड़े चलें, वेट ऑफ द स्टूडेंट के हमारे तक चलें 51 से लेकर 41 से लेकर 50 kg, 51 से लेकर 60 kg एंड 61 से लेकर कितना 70 kg, 71 से लेकर वो क्या कह रहा है फिर हमारे पास 80 kg। एक मिसाल है, वैसे मैंने आपके लिए रफली डाटा लिख दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारी क्लासेस है और ये हमारी फ्रिक्वेंसी। यानी कि इस वेट के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट थे तो इसमें वो क्या कह रहा है कि इसमें 25 फॉल कर रहे हैं, इसमें हमारे पास 30 फॉल कर रहे हैं, इसमें हमारे पास 15 फॉल कर रहे हैं, या इसमें हमारे पास 20 फॉल कर रहे हैं। ये मैंने एक रफली चीज़ लिख दी है। तो ये हमारे पास अब क्या, हमें ये देखें, अब हमारे पास जो पहली कंडीशन हमने क्या कही थी, हमने जो डाटा का जो हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, जो हमारे पास क्या था, जो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट था या सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, हमने उसे डिवाइड करना था इनटू ग्रुप्स और क्लासेस। तो हमने यहाँ पर देखा, हमने क्या डिवाइड कर दिया है। तो हमने ये देखें ज़रा, इनकी हमने क्लासेस और ग्रुप के लिहाज से हमने इनसे क्या कर दिया, डिवाइड किया है। फिर हमने क्या करना था, फिर हमने क्या करना था कि हमने जो हमारे पास जो एक क्लास के अंदर, जो हमारे पास एक ग्रुप के अंदर जो ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई है, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो देखें, इनका वेट 41 से लेकर जो 50 के दरमियान है, सिमिलर है। हमने यह कह दिया कि ये चीज़ें सिमिलर है। उसके बाद में अब हमने तीसरी चीज़ क्या कही थी कि जो एक ग्रुप के अंदर ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई है वो दूसरे ग्रुप के अंदर से डिफरेंट हो। तो हमें पता है कि जो हमारे पास यहाँ पर 41 से 50 के वाले हैं वो यहाँ पर है वेट उनका, और जो दूसरे हैं वो यहाँ पर है। तो ये आपस में क्या है, डिसिमिलर है। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, ये हमें क्या क्लासिफिकेशन हमें इस चीज़ का नाम है। आपको मैंने डेफिनेशन के मुताबिक बता दिया। अब इसकी अगर आप आसान डेफिनेशन भी है तो वो हमारे पास क्या है कि क्लासिफिकेशन इज थस द शॉर्टिंग ऑफ डाटा into homogeneous classes or groups according to their being like or dislike। तो homogeneous classes वही classes होती हैं कि हमारे पास जो एक किस्म की जो हम चीज़ें देख रहे हैं वो उसके अंदर हो, और दूसरी चीज़ अगर हमने 2 क्लासेस बनाई हैं, 3 क्लासेस या 5 क्लासेस यहाँ पर देखें हमारे पास बन रही हैं, तो जो चीज़ हम देख रहे हैं वो एक क्लास में एक किस्म की चीज़ें पड़ी होनी चाहिए, ठीक है, दूसरे में दूसरी किस्म की। वो आपस में क्या, जो क्लास के अंदर है वो सिमिलर होनी चाहिए, जो क्लास यानी कि एक क्लास से दूसरी क्लास में जो ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई है वो उसमें क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसमें हम जब हम डाटा को शॉर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू वन क्राइटेरिया, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन और वन वे क्लासिफिकेशन। यानी कि देखें, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, वेट के लिहाज से किया है। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास सब सिंपल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, या आप इसे वन वे क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे क्या करते हैं, हम इसे टू वे, अगर हम इसे क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन को हम डाटा को हम शॉर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू टू क्राइटेरिया। अगर हम डाटा को, यानी कि यहाँ पर हमने वेट भी ले लिया और मैंने एज भी ले लेता, यानी कि अगर मेरे पास वेट भी होती और एज भी होती, उस लिहाज से अगर मैं डाटा को लेता और मैं कहता कि हमारे पास यहाँ पर कितने मेरे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो फिर वो मेरे पास क्या होनी थी, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ वेट के लिहाज से भी। अब देखें, ये मेरे पास है, यहाँ पर मैंने लिख लिया वेट। अगर मैं यहाँ पर हाइट के लिहाज से भी लिखता, तो ये देखें, यहाँ पर मैंने हाइट और वेट, अब मैंने क्लासिफिकेशन लिया किसमें, अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन हो रही है वो टू क्राइटेरिया के ऊपर हो रही है। तो ये देखें, अब टू क्राइटेरिया मैंने क्या, हाइट वेट लिया है, तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पर कि ये देखें, अब ये वैल्यूज़ मैंने 2 तक लिखी हैं, यानी कि 2 कॉलम्स ही मेरे यहाँ पर बन रहे हैं। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं,
तो ये मैंने सिर्फ उसे समझाने के लिए बताया कि देखें अब हाइट उस बंदे की 9.85 या 4.45 सेंटीमीटर अगर आप कह लें या जिस तरह भी आपने लिखी हुई है, ठीक है। तो ये केजी में अगर वेट है तो इसके दरमियान कितने स्टूडेंट फॉल कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, इसके दरमियान 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। उसके अलावा देखें कि उनकी हाइट ये और वेट ये, यहाँ पर 2 भी हैं और यहाँ पर 4 भी हैं, यानी कि इस वेट के अंदर 2 हाइट वाले यानी कि 6 स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं। तो इस तरह भी हमारे पास डाटा हो सकता है। ये हमारे पास क्या है, ये 2 वे क्लासिफिकेशन है। इस तरह अगर हमारे पास जब हम मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन और क्रॉस क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं कि जब हमारे पास हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू सेवरल क्राइटेरिया। अब ये हमने 1 क्राइटेरिया के मुताबिक कहा है, उसे सिंपल कहते हैं 1 वे। फिर हम सेकंड के लिए कहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे 2 वे क्लासिफिकेशन कहेंगे। अब इससे ज़्यादा हम जब बात करेंगे सेवरल क्राइटेरिया की तो तब हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे क्रॉस क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं या उसे मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब हमारे पास जो डाटा होता है वो डाटा में भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू क्वालिटेटिव, टेम्परल और जियोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो डाटा होता है हमारे पास वो क्वालिटेटिव डाटा के लिहाज से, टेम्परल यानी कि टाइम के लिहाज से, और जियोग्राफिकल आपको पता है एरिया वगैरह के लिहाज से भी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनके लिहाज से हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ठीक है। आप डिस्ट्रीब्यूशन सुनते जाएंगे आगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, लेकिन आपको यही ना पता हो कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल करेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो मैंने बात किया कि आप देखें अब हमारे पास जब हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन या अब देखें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम उसे कहते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हमने वेट ही क्या है तो वेट एक क्या है, वेट एक वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स ही है ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम अरेंजमेंट करते हैं डाटा की किसके लिहाज से, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, किसकी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारे पास जो वेरिएबल की करेक्टरिस्टिक्स है उसके लिहाज से जो हमें वैल्यू है उसके लिहाज से हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे होते हैं डाटा की, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ तक आपको डिस्ट्रीब्यूशन का तो पता चल गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अब हमारे पास जब हम डिफाइनिंग वेरिएबल, जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल करेक्टरिस्टिक्स है, वो अगर हमारे पास एक्सप्रेस कर रहा हो इन लोकेशन, तो अब टर्म्स ऑफ लोकेशन, तो अब देखें जब हमारे पास लोकेशन के हिसाब से यानी कि एरिया वगैरह किसके लिहाज से बात कर रहा है, तो यानी कि फैसलाबाद, उसके बाद में लाहौर, कराची, इस तरह हमारे पास वो एरिया के लिहाज से बात कर रहा है, तो वो हमारे पास जब इस तरह का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे स्पेक्ट्रिकल और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। लेकिन जब हमारे पास वो टाइम के लिहाज से बात कर रहा होगा, यानी कि 2010 के अंदर वैल्यूज़ ये थी, 2011 के अंदर 12, 13, 14, इस तरह अगर वो ईयरली किस तरह भी डाटा ले रहा होगा, क्वार्टरली, ईयरली, मंथली, तो ये हमारे पास जो डाटा हो रहा होगा, जो टाइम सीरीज बनती है, उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास टेम्परल अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज़ है, रेफर्ड एज टाइम सीरीज़। तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम टाइम सीरीज़ कहते हैं कि जिसमें हमारे पास जो डाटा होता है हमारे पास टाइम के लिहाज से हम उसे अरेंज करते हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा को तो आपको पहले ही पता है, तो आपको यहाँ पर 3 किस्म का पता चल गया कि हमारे पास क्या है, डाटा को हम क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, टेम्परल भी हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास जियोग्राफिकल भी हो सकता है। अब हमारे पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन के एम्स भी होने चाहिए। तो इसमें एम्स हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हम रिड्यूस कर रहे होते हैं लार्ज सेट ऑफ डाटा को इनटू इजी अंडरस्टैंड समरी के अंदर। अब देखें अब हमारे पास एक लार्ज ग्रुप ऑफ डाटा पड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता तो मैं कहता कि मेरे पास 200 जो एप्पल्स हैं उनका वेट है। अब देखें अब 200 एप्पल का वेट इस तरह हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंड करना नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ही बना देता है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लिख के बताता हूँ। तो ये देखें रफली मैंने लिख दिया है। अगर मेरे पास देखें अब रैंडमली मेरे पास पहले एप्पल्स का वेट पड़ा होता, ठीक है, तो मैंने उससे क्या किया, मैंने पहले क्या किया, वेट के लिहाज से लिख लिया है। आगे जाके हम सीखेंगे कि हम ये कैसे क्लासेस बनाते हैं, फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या होती है। बस मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास 60 से लेकर जो 85 है ना हमारे पास वेट, अब वो वेट किलोग्राम में दिया, पाउंड्स में दिया, वो छोड़ें फ़िलहाल। तो ये हमारे पास क्या है कि मुझे पता चल रहा है कि वो क्या है, वो 9 एप्पल्स हैं जो इस वाले ग्रुप के अंदर, इस वाली क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं।
तो ये चीज़ हमारे पास क्या है कि एक इजी है, अंडरस्टैंड इसे करना आसान है। तो ये हमारे पास एम्स के अंदर हमें ये चीज़ें पढ़ रहे थे। तो एम्स के क्या थे, एक चीज़ तो हमने ये कर दी कि हमें इसे क्या करनी है, हमने इसे लार्ज जो हमारे पास डाटा है कि लार्ज सेट ऑफ डाटा उसे हमने रिड्यूस करा देना, इजी एंड अंडरस्टैंड समरी उसे बनाना है हमने। फिर हमारे पास क्या है, टू डिस्प्ले पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी। तो हमें पता है यहाँ पर जो 9 एप्पल हैं वो सिमिलर होंगे, साइज शेप वगैरह जो भी आप कह सकते हैं। तो इसमें आप ये देखें जिनका वेट यहाँ पर होगा तो वो क्या होंगे, वो डिससिमिलर। यहाँ पर ऐसे चीज़ों का फ़र्क पता चल रहा है आपको, ईजिली पता चल रहा है कि पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी आपको पता चल रही है। उसके बाद में सेव, इसमें हम क्या कहते हैं, मेंटल स्ट्रेन बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डिटेल्स। अब इसमें अननेसेसरी डिटेल्स को हम एलिमिनेट करवा के क्या कर रहे हैं, हमारे पास मेंटल स्ट्रेस को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। हमारे पास मेंटल स्ट्रेन को अब क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे दबाव नहीं इतना पड़ रहा, समझने में आसान है, अंडरस्टैंड है। पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटी या सिमिलरिटी का हमें पता चल रहा है। इसके बाद में हमें टू रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स ऑफ डाटा, कि डाटा के अंदर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि एस्पेक्ट्स वही होती हैं कि हमारे पास जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द थिंग होती है या किस चीज़ के बारे में हम बता रहे होते हैं, तो ये हम यानी कि उसे हम क्या कर रहे होते हैं, उसे हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। कि अगर हमने वेट देखना है तो हम वेट के लिहाज से देखें, इसमें कितनी आसानी से इसे देख सकते हैं। उसके बाद में हम टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर कंपेरिजन एंड इन्फ्रेंस। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं और ग्राउंड फॉर इन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। तो इन्फ्रेंस होता है सैंपल के सैंपल को देखते हुए पॉपुलेशन के मुतल्लिक क्या करना, अपना कंक्लूजन देना। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि इसके एम्स क्या होते हैं। आसान होना चाहिए, यानी कि रिड्यूस करके उसे आसान करें, अंडरस्टैंड करें, पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी के बारे में बताएं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को वो क्या करें, वो रिफ्लेक्ट करें। उसके बाद में हम मेंटल स्ट्रेस को सेव करें। उसके बाद में ये ग्राउंड फॉर कंपैरिजन के लिए इसे प्रिपेयर करें। अब इसमें हमारे पास क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 प्रिंसिपल हैं। हम पहले की बात करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट इसका प्रिंसिपल है वो हमें क्या बताता है, कि वो हमें बताता है कि जो हमारे पास डाटा है, जो द क्लासेस और कैटेगरीज इन विच डाटा आर डिवाइडेड, जो क्लासेस या जो हमारे पास जो ये हमारे पास हैं कैटेगरीज जिनके अंदर हमारा क्या डाटा जो है वो डिवाइड हो रहा है, शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नो ओवरलैपिंग शुड एग्जिस्ट बिटवीन सक्सेसिव क्लासेस। अब इसका मतलब क्या था इतना बोलने का, उसका मतलब क्या है कि अब जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो कहता है या हमारे पास कहता है कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए, शुड एग्जिस्ट बिटवीन सक्सेसिव क्लासेस, तो वो ये कह रहा है कि जब हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं, हमारे पास जो डाटा है उसकी जो क्लासेस है वो इस तरह होनी चाहिए कि अब हमारे पास अब एक एप्पल का वेट देखना चाहते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इस वाले ग्रुप में भी फॉल कर रहा है, इस वाले ग्रुप में भी फॉल कर रहा है, या इस वाले में भी या इस वाले में भी, नहीं, वो एक ही ग्रुप के अंदर फॉल करे, वो दूसरे के अंदर फॉल ना करे। तो ये क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थिंग है, यानी कि एक वक्त पर वो चीज़ एक ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती, ओवरलैपिंग नहीं हो सकती इसके अंदर। तो आगे वो आपको यही बता रहा है कि इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो क्लासेस शुड बी अरेंज सो दैट ईच ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन वन एंड ओनली वन क्लास, कि हमारे पास जो भी एक ऑब्जेक्ट है, एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, वो हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही कैटेगरी के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही क्लास के अंदर वो क्या करनी चाहिए, फॉल करनी चाहिए। ये नहीं कि इसके अंदर भी और दूसरे के अंदर भी फॉल कर रही हो। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास जो क्लासेस हैं, कैटेगरीज हैं, हमारे पास शुड बी ऑल इंक्लूसिव, ऑल द इंक्लूसिव क्लासेस दैट इंक्लूड्स ऑल द डाटा। अब इंक्लूसिव हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास जो हमारी क्लासेस है वो कवर करें एवरीथिंग को, यानी कि हमारा जो डाटा है वो हम इस तरह की क्लासेस बनाएंगे कि जितना हमारे पास डाटा, आप देखें अब जो मैंने क्लासेस बनाई है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो एप्पल्स के वेट थे वो कहीं पर 65, यानी कि मिनिमम जो था वो 63 होगा या 64 kg उनका होगा, तो मैंने उससे थोड़ी सी पीछे बना ली क्लास। उसके बाद में मैक्सिमम मेरा 200 भी हो सकता था, तो मैंने उससे थोड़ी सी आगे ले गई, यानी कि वो जो मेरी क्लासेज हैं वो सारे के सारे डाटा को क्या कर रही है, कवर कर रही होंगी। तो जो यानी कि
इसमें अब हमारे पास क्या होगा कि जितना का जितना मेरा डाटा होगा जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो इसके अंदर क्या होगा, इंक्लूड हो रहा होगा। तो यही यहाँ पर हमें बता रहा था। उसके बाद में एज फॉर एज पॉसिबल द कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड, के रवायती जो हमारे पास क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर है उसे आप अडॉप्ट करें। तो रवायती तरीके आगे जाकर आपको पता चलेगा कि आपको कितनी क्लासेस बनानी चाहिए, उनकी विड्थ कैसे आपने निकालनी है। तो अगर तो क्वेश्चन में आपको पहले ही दे दिया जाए ना कि आप, अगर कोई बंदा कह रहा है कि आपको इतनी क्लासेस चाहिए मुझे, उसके बाद में यानी कि ये क्लासेस 1 2 3 4 कितनी क्लासेस चाहिए, उनकी विड्थ यानी कि कितनी होनी चाहिए, इंटरवल उनका कितना होना चाहिए, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप एक रवायती तरीके कौन से जिनके ज़रिए आपको पता चलेगा, तो वो आप आगे जाके आप देखेंगे हम। उसके बाद में हमारे पास क्या कहता है कि classification procedure should not be elaborate as to lead the trivial classes, or nor it should be crude as to concentrate all the data in 1 or 2 classes। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन हम जब करते हैं तो वो प्रोसीजर में हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक एक छोटी छोटी वैल्यू के मुताबिक क्लास बनाते जाएं तो हमारे पास क्लासेस इतनी ज़्यादा बन जाएं कि वो बहुत ज़्यादा क्लासेस बन जाएं। तो ऐसा भी नहीं आपने करना, और बहुत कम क्लासेस बन जाएं ऐसा भी नहीं आपने करना। यानी कि आप क्या आएगा, अब हमारे पास एक 60 एप्पल की ही एग्जांपल थी तो मैं इसकी क्लासेस ही 50 बना देता, तो क्या है कुछ, यानी कि ये देखें अब इसका फ़ायदा मुझे फिर क्या हुआ, जो 50 क्लासेस मैंने 50 क्लासेस बनाई होंगी तो ज़ाहिर बात है डिटेल तो वो ज़्यादा कंटेन कर रहा होगा, लेकिन उसका मुझे फ़ायदा नहीं है इतना, क्योंकि फिर भी वो हमारे पास क्या है प्रोसेस, यानी कि लंबा प्रोसेस ही हो गया, उसका मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और आप ऐसे भी नहीं करना कि आप क्या करें, आप 60 से लेकर एक 90 तक की बना दें, फिर 90 से लेकर 204 तक की या 205 तक की क्लास बना दें, तो उन दोनों के दरमियान सारी की सारी वैल्यूज़ कर दें। तो ऐसे भी नहीं करना, यानी कि बहुत थोड़ी भी नहीं क्लासेस आपने बनानी कि उसमें सारे के सारे डाटा को आप क्या करते हैं कंसंट्रेट कर दें, और बहुत ज़्यादा क्लासेस भी नहीं आपने बनानी। तो कितनी क्लासेस बनानी ज़रूरी होती हैं, क्या करना होता है, वो भी हम आगे जाके करेंगे। वह फ़िलहाल तो आप इतना समझ लें कि हमारे पास 7 से 8 क्लासेस जो होती हैं वो बहुत होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।